नमस्कार। शब्द की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, नाद ब्रह्म। इसके अलावा शब्द की अगर शक्ति की बात करें तो समय समय पर हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े लेखकों ने हमें बताया है, समझाया है और सबने महसूस भी किया है कि शब्द में बहुत शक्ति होती है। अकबर इलाहाबादी ने जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त एक शेर लिखा था, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये होती है शब्द की ताकत। शब्द की ताकत को समझने वाले एक और जिसे कहना चाहिए न सिर्फ समझने वाले बल्कि हमको समझाने वाले एक ऐसे ही महान शख्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। इसके अलावा हमारे साथ आज जो मेहमान हैं इस समय डॉक्टर करुणा शर्मा, वो थमासट विश्वविद्यालय बैंकॉक थाईलैंड से हैं। वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हैं हिंदी की। भारत में इन्होंने पढ़ाई की है, लेखिका हैं ये। बहुत स्वागत करुणा जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, विजिटिंग प्रोफेसर या हिंदी चेयर जो आप हैं, ये दर्शकों को अगर समझाना चाहें तो हम किस तरह से समझाएं? ये वहाँ हिंदी प्रोफेसर, हिंदी चेयर के रूप में हम अगर बात करते हैं तो ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों में हिंदी चेयर की स्थापना करता है और वहाँ पर विदेशों में समय समय पर ये अब यहाँ से भारत से प्रोफेसर्स को भेजता है वहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो हिंदी चेयर यहाँ पर थाईलैंड में हिंदी चेयर स्थापित हुई 2013 में और थमासट विश्वविद्यालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच एक समझौता हुआ और उसके तहत एक हिंदी चेयर की स्थापना हुई पहली बार थाईलैंड के अंदर। जी। अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात करें, थमासट की अगर बात करें, तो ये वहाँ का मुख्य विश्वविद्यालय है? ये वहाँ का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो आप हिंदी चेयर हैं, तो ये बताइए, छात्रों के बारे में ज़रा बताइए, कितनी उनकी रुचि है हिंदी पढ़ने में? ये मैं वहाँ पर प्रीडिमेनियम इंटरनेशनल कॉलेज है जिसमें बहुत सारे छात्र दूसरे देशों के भी आते हैं और थाईलैंड के भी आते हैं। तो प्रमुख जो संख्या है प्रमुखतया वो थाईलैंड के विद्यार्थियों की होती है। तो दूसरी भाषा, क्योंकि हिंदी को वहाँ पर विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, तो उसका जो माध्यम होता है वो इंग्लिश होती है, क्योंकि अच्छा, वो इंटरनेशनल अंग्रेजी भाषा के जरिए आप हिंदी वहाँ पढ़ाती हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जी। अच्छा। और उसके बाद जब उनको देवनागरी लिपि के बारे में, अल्फ़ाबेट्स जैसे हम शुरुआत करते हैं, तो उनको देवनागरी लिपि जैसे का वर्णमाला का वर्ण का ज्ञान देना है तो वो KA, अगर ख देना है तो KHA। तो इस तरह से वो थोड़ा सा उससे रूबरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मैं ये महसूस कर रही हूँ कि लगातार बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, हिंदी के अलावा और कौन सी भारतीय भाषा वहाँ पर पढ़ाई जा रही है? वहाँ पर संस्कृत हिंदी चेयर की स्थापना 1980 के लगभग हो चुकी थी। जी। तो संस्कृत भाषा का तो अध्यापन वहाँ पर सालों साल से चल रहा है, लेकिन हिंदी का अध्यापन पहली बार मेरे से ही शुरू हुआ है। तो ये कार्यकाल आपका कब से कब तक का है? ये जनवरी 2014 में मैं वहाँ पर गई थी और 2016 में 2 साल का डेपुटेशन है वहाँ पर। तो जनवरी 2016 में वो कार्यकाल समापन। अच्छा, एक तो ये कार्य हुआ कि जिसमें आपने पढ़ाना है जी। इसके अलावा कुछ और भी कार्य होता है, शोध का, रिसर्च का, कुछ या कुछ और भी? नहीं, देखिए ऐसा है ना, वहाँ पर विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंजिंग जाहिर सी बात है और हर दिन मुझे बिल्कुल रिसर्च वर्क करके किस तरह से मैं उस विषय को रुचिकर बना पाती हूँ, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे उससे कितने हद तक प्रभावित होते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चे बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर भारतीय कला केंद्र भी है। अच्छा। वो उन्होंने भी हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए मुझे आमंत्रित किया था और मैं स्वेच्छा से वहाँ पर हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। जी। करुणा जी, ये बताइए, भारत में भी जब आप यहाँ पढ़ा रही थी तो वो अनुभव, और ये क्योंकि यहाँ तो हिंदी पढ़ाने के लिए कोई और भाषा में थोड़ी पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी में पढ़ाएंगे, तो अचानक ये जो परिवर्तन रहा होगा, ये इससे तालमेल कैसे बैठाया आपने? नहीं, वो तो तालमेल सच में एक चैलेंजिंग था मेरे लिए और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारा रिसर्च वर्क किया। अच्छा। बिल्कुल।
और यानी हम ये बात वहां से करें, चयन होने के बाद की बात रही या चयन होने से पहले, ये क्या पूरी प्रक्रिया क्या थी? नहीं, ये जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, जिसको ICCR के नाम से भी जानते हैं, जी। तो वो चयन करती है अध्यापकों का। तो जब चयन करने हो गया जब आपका जी चयन, हाँ, लेकिन मैंने जो ये सिलसिला शुरू कर दिया था जब मैंने फॉर्म भर दिया था। अच्छा जी, ऑल इंडिया लेवल पर इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और उसके बाद जब वो उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि पूरा सब लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं, और सिलेक्शन जिन स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स का करते हैं उसके बाद फिर वो जिनको आमंत्रित करते हैं। मैंने तो उससे पहले ही इसका सिलसिला शुरू कर दिया था कि अगर मेरा चयन हो जाता है तो मुझे किस तरह से वहाँ पर पढ़ाना होगा। मैंने 1 साल के लगभग इसके बारे में रिसर्च वर्क किया जाने से पहले। तो क्या हम यही माने कि यही वो शायद वो सूत्र था जो आपके चयन के लिए सबसे बड़ा सूत्र के तौर पे काम आया? बिल्कुल, अगर आप ये कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अच्छा। जी जी। करुणा जी, अब चयन होने के बाद वहाँ जाना और बाकी जो और डिपार्टमेंट्स हैं और संस्कृत जो वहाँ चेयर जो आपने बताई, वो भी कोई भारतीय हैं जो पढ़ा रहे हैं? जी, वो भारतीय ही जाते हैं यहाँ से, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भारतीय ही जाते हैं यहाँ से। अच्छा। पढ़ाने के लिए। लेकिन और भाषाओं के भी जो होंगे तो वो तो उन्हीं भाषाओं के उन्हीं देशों से आते होंगे? जी, अच्छा, बिल्कुल यही होता है। और जो संस्कृत चेयर है वो दूसरे विश्वविद्यालय में है, शिल्पा कौन विश्वविद्यालय है जहाँ पर संस्कृत चेयर को एस्टेब्लिश किया है, और मेरा जो हिंदी चेयर थमासाट यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश्ड है। जी। ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि छात्रों में वहाँ रुचि बढ़ रही है, अगर भारत को लेकर कुछ अगर सवाल जो छात्र वहाँ ज़्यादातर पूछते हैं, तो सवालों में ज़्यादातर किन बातों पर ज़्यादा बातें होती हैं? क्या वो यहाँ के सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, या लोगों के बारे में, या पर्यटन के बारे में? क्या विषय रहते हैं वो? क्योंकि अभी बिल्कुल टीनेजर्स होते हैं स्टूडेंट्स जी, तो वो जब आते हैं ना, तो उनको एक तो जो हमारे ड्रेसेस हैं, पोशाक है, उसके ऊपर उनका बहुत ध्यान रहता है कि मैडम कैसी ड्रेस पहन कर आई हैं, क्योंकि मैं भारत को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, इसलिए मैं भारतीय वेशभूषा में ही जाती हूँ। तो उससे भी मान लीजिए मैंने बिंदी लगा रखी है या चूड़ी पहन रखी है या और भी जो कुछ भी हमारा भारत का, तो उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा भी होती है। इसके अलावा वहाँ पर जो हमारे भारत के त्यौहार हैं उनके बारे में विद्यार्थी बहुत रुचि लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से त्यौहार हैं हमारे। तो जी करुणा जी, आपका ये तो जैसे कहते हैं आपके पूरे परिचय का एक हिस्सा है कि आप हिंदी चेयर हैं थमासाट विश्वविद्यालय में, लेकिन जो आपका उससे बड़ा परिचय है वो है कि आप एक लेखिका हैं। आप लगातार आपके लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी 2 पुस्तकें भी हैं। तो जो आपकी 2 पुस्तकें हैं, समीक्षात्मक लेखन किया है आपने। पहली पुस्तक जो कमलेश्वर जी पर, उसके बारे में जरा हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे। उस पुस्तक के बारे में जरा हमें बताएं। ये मेरी पहली पुस्तक है, कमलेश्वर के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श। अच्छा। जो 2011 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा। तो इसमें मैंने कमलेश्वर के कथा साहित्य को लेकर उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, उनके साहित्य को आधार बनाकर ये मैंने रचना की। हम ये भी चाहेंगे कि आप इस पुस्तक में से एक अंश अगर हमें आप पढ़कर सुनाएं, जो आपको लगे कि मतलब जो इस की आधार के तौर पर। ये कमलेश्वर के बारे में जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरे मस्तिष्क में एक स्त्री विमर्श शब्द उन दिनों काफ़ी उसका शब्द का बहुत जोर था। तो मैंने ये एक उनका उपन्यास है वही बात जी, तो उनका सबसे पहले मैंने उपन्यास पढ़ा वही बात। तो उनका एक अंश है उस पुस्तक का, उस उपन्यास का, कि औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक क्यों नहीं है, हम कब तक उसे बेइज्जत करते रहेंगे, आदमी औरत बदल ले तो ठीक, औरत आदमी बदल ले तो गलत। वाह क्या मैथमेटिक्स है। आदमी 1 में से 1 घटाए तो बचे 1, औरत 1 में से 1 घटाए तो बचे 0। वाह। तो जो ये अंश था, इस अंश ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मुझे लगा कि कमलेश्वर एक ऐसे साहित्यकार हैं जो स्त्री पुरुष समानता में विश्वास रखते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने और उनके उपन्यासों के बारे में और उनके कथा साहित्य के बारे में मेरी लगातार रुचि बढ़ी। और जब मैंने पूरा उनका साहित्य पढ़ लिया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं
कमलेश्वर के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श, क्योंकि इस विषय पर कभी कोई काम नहीं हुआ था। ये जो काम आपने किया, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी ये पुस्तक ज़रा दिखाएं, और कमलेश्वर के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श। जी, एक बात हम आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, क्या जब आप ये पुस्तक लिख रही थी, आपकी कमलेश्वर जी से उससे पहले ये आपने कब लिखनी शुरू की? ये मैंने 2007 में लिखनी शुरू की थी, लेकिन तब तो जीवित थे कमलेश्वर जी? नहीं, जब मैंने सिलसिला शुरू किया था तब जीवित थे, लेकिन कमलेश्वर जी से परिचय नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जी, तो जी। वो मतलब मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कमलेश्वर से नहीं मिल पाई। आपकी हम दूसरी पुस्तक की बात करें जो इसी वर्ष आई, ये भी हम चाहेंगे आप दर्शकों को दिखाएं, उपन्यासों के झरोखे से चित्रा मुद्गल। जी, इन दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, कमलेश्वर जी और चित्रा मुद्गल। इस पुस्तक के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, और इसमें भी एक फ्लैग लगा हुआ है जिस हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इसमें से भी आप कुछ हमें पढ़कर ज़रूर सुनाएं। ये चित्रा मुद्गल मेरी बहुत प्रिय साहित्यकार रही हैं, और उनसे मैं बचपन से ही परिचित रही, क्योंकि पराग पत्रिका के माध्यम से चीमू के नाम से वो लिखती रही। तो पराग पत्रिका मेरी एक पत्रिका थी जिसमें मैं, हम सभी उनसे परिचित हैं, उनके काम से, और बड़ा सौभाग्य रहा है इस कार्यक्रम में भी, वो सिनेमा पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है, तो इस कार्यक्रम में भी वो कई बार शामिल हुई हैं। ठीक है। तो इसमें उपन्यासों उनसे प्रभावित होने का एक मुद्दा ये रहा कि जब मैं रिसर्च वर्क कर रही थी उस समय उनका एक उपन्यास था, एक जमीन अपनी। अच्छा। तो स्त्री विमर्श की बात जब मैंने आपसे की है, तो उससे पहले ही मैंने ये उपन्यास भी पढ़ा था, और उसमें एक अंश था कि क्योंकि उस समय स्त्री विमर्श बहुत स्पष्ट नहीं था जी, तो उनका जो एक जमीन अपनी उपन्यास है वो स्त्री विमर्श की राह को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि स्त्री विमर्श क्या है। तो उनके इस अंश ने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि आधुनिकता की जिस परिभाषा को तुम जी रही हो, जीना चाहती हो, क्या तुमने अन्वेषित और अर्जित की है? नहीं, दरअसल वह परिभाषा अधिकार, आधुनिकता, समता और स्वतंत्रता के नाम पर पुरुषों द्वारा ही अखबारों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, फिल्मों, पोस्टरों, स्लाइड्स के माध्यम से स्त्री को सौंपी जा रही है। बड़ी चतुरता से कायाकल्प के बहाने जिन्स को जिन्स बनाए रखने का षड्यंत्र स्पष्ट है। स्त्री को आगे भी अपने अधीन बनाए रखने के सामंती इरादों को वह इन हथकंडों से सिद्ध कर रहा है। क्या बात। और जब ये अवस्था, उसके बाद थोड़ा सा एक संवाद है, उसके बाद वो लिखती हैं कि जब ये अव्यवस्थाएं मर्दों के लिए अनैतिक, अमानवीय, दुराचरण और निरंकुशताएं हैं, तो स्त्री के लिए उचित कैसे हो सकती हैं। तो उनके इस अंश ने मुझे बेहद प्रभावित किया, और उसके बाद फिर मैंने चित्रा मुद्गल के उपन्यासों पर काम करने का मन बनाया, और जो मैंने बैंकॉक में रहकर पूरा किया है। हाँ, मैं यही प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था, और आपने उत्तर भी दे दिया उसका। अच्छा। कि आपने ये कहा कि वहाँ रहते हुए बाकी और चीज़ों के लिए तो समय निकालना, क्योंकि ये अपने आप में वहाँ हिंदी भाषा पढ़ाना अपने आप में फुल टाइम जॉब है, तो लेकिन थोड़ा सा समय लेखन कार्य के लिए भी आपने निकाला ही है। करुणा जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और बहुत शुभकामनाएं भी आप जो कार्य कर रही हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे बल्कि कि अब आगे किस चीज़ पर कार्य चल रहा है। ये वहाँ पर एक रामकीयन थाई रामायण है, रामकीर्ति के रूप में इंग्लिश में नरेशन किया था स्वामी सत्यानंद पुरी ने। अच्छा। तो मैं आजकल रामकीर्ति के ऊपर अनुवाद कर रही हूँ, और दूसरा एक योजना है मेरी, थाई भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, तो उन शब्दों का चयन कर एक शब्द, थाई भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। अच्छा। तो उन संस्कृत के शब्दों का चयन करके एक वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मिलकर थाई भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत, इनका रूपांतरण करके, और उसमें हम एक शब्दकोश बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये आपने जिक्र किया राम कथा का भी जी। तो रामायण वगैरह भी वहाँ मतलब जो वहाँ की रामायण है ना, उसको रामकीर्ति कहते हैं। रामकीर्ति। अच्छा। और वो हम आजकल जो अनुवाद करके हम निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। कहीं कुछ कथा में कुछ फर्क है, कहीं कथा में बहुत फर्क है। क्या कुछ थोड़ा सा अगर हमें बताएं। जी, जैसे हम सीता जी का वो है जन्म, हम ये मानते हैं सीता जी का जन्म हुआ जी। और जो सीता जी का जन्म हल से हुआ, और मंडो, एक मंदोदरी का नाम है मंडो, रावण की पत्नी। अच्छा।
तो वो सीता जी का जन्म, उनकी रामायण में सीता जी का जन्म मंडो के माध्यम से हुआ, मंडो से हुआ। अच्छा। और उनको विभीषण ने, उनको विवेक नाम है, विभीषण का नाम विवेक हाँ, है। हम ये जी। जी जी अच्छा। तो विवेक ने उनको ये बताया कि जो पुत्री है आपकी, ये आपके लिए, परिवार के लिए कुल घातक होगी। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहा दिया और बाद में वो राम, उनको जनक जी को जाकर मिल जाती हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ रामायण, सीता का जन्म एक अलग है। थोड़ा थोड़ा राम कथा में फर्क हो जाता है यहाँ और थाईलैंड के बीच। हाँ। लेकिन मूल रूप से कथा वही है। हाँ, मूल रूप से कथा वही है। तो आप इस पर कार्य शुरू हो गया है? जी हाँ, कार्य मैंने 50% के लगभग अनुवाद कर लिया है और संभावना है कि आने से पहले ही शायद वहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे ये बिल्कुल आपके भारत लौटने से पहले ये पूरा हो कार्य, वहाँ रहते हुए आप इसे पूरा करें। और बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और ये पक्ष जो हम में से शायद, मुझे तो नहीं मालूम था, हमारे बहुत से दर्शकों को भी शायद नहीं मालूम होगा, आपने रखा यहाँ पर। बहुत धन्यवाद करुणा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब थोड़ा सा दिशा को मोड़ते हैं, बात करते हैं जब केंद्र में सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सांसद योजना के अंतर्गत जो सांसद गांव को गोद लेते हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं वो गांव जो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गोद लिया है। आइए चलते हैं। इंदौर से मात्र 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का गांव पोर्टलोद, जिसका ये जर्जर पंचायत भवन इस गांव के पुराने हालात का प्रमाण है। 3,500 की आबादी वाले इस गांव को गोद लिया लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने और फिर शुरू हुई बदलाव की गाथा। जब हमने जानने की कोशिश की कि विकास का क्या काम हुआ है, तो पता चला कि उन्होंने गांव वालों से बैठकें की और फिर बनी 17 समितियां जो विकास